हेलो। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेवाड़ भूहिल वंश का इतिहास हम देख रहे थे। उसमें राणा कुंभा तक हम पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं, पिछले भाग में देख चुके हैं। हम राणा सांगा से इस बार शुरू कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये जो हमारा पोर्शन जो हम अभी देख रहे हैं वो आरएएस एग्जाम जो आने वाला है, प्री और मेंस, और उसके अलावा और दूसरे जो राजस्थान के लिए एग्जाम्स है उनके लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। कुंभा के बाद हमने रायबल को देखा था। रायमल, इसके बारे में हमने देख लिया था कि रायमल ने कुंभा का जो हत्यारा था उदा, उस पर आक्रमण किया। जावर के आसपास जो है वो दाड़िमपुर है, वो हमने देखा था। दाड़िमपुर के युद्ध में उदा को वहां से परास्त कर दिया। उदा मालवा चला गया और वहीं उस पर बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अब जब रायमल के काल में मुख्य रूप से रायमल का ऐसा माना जाता है कि 13 कुंवर और 2 पुत्रियां। रायमल के बाद जो गद्दी के उत्तराधिकारी थे उसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक तो पृथ्वीराज। ठीक है, इसे हम उड़ना पृथ्वीराज के नाम से भी जानते हैं। उड़ना पृथ्वीराज। और दूसरा महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था वो था जयमल। जयमल। तीसरा था राय सिंह। चौथा व्यक्ति था संग्राम सिंह और राणा सांगा। रायमल की इच्छा पृथ्वीराज को राजा बनाने की थी, इसीलिए रायमल ने कुंभलगढ़ की जागीर पृथ्वीराज को दे दी थी। और ऐसा माना जाता है कि सांगा शुरू में राज्य के लिए इच्छुक भी नहीं था और उसकी ज्यादा इच्छा थी नहीं। लेकिन ये चारों भाई एक बार किसी एक ज्योतिषी के यहाँ गए। ज्योतिषी के यहाँ गए और उस ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी की कि सांगा जो है वो अगला राजा होगा। इतना कहते ही पृथ्वीराज थोड़ा उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। पृथ्वीराज और सांगा में हाथापाई हो गई और इसी दरमियान हम देखते हैं कि सांगा की एक आंख फूट गई। आंख फूट गई। ठीक है। और सांगा को उसके चाचा, सांगा के चाचा थे सारंगदेव, को वहां से लेकर अजमेर चले गए। और अजमेर में सांगा किसके पास रहे? करमचंद पवार के यहाँ। करमचंद पवार के यहाँ। ठीक है। कालांतर में फिर पृथ्वीराज ने सारंगदेव की भी हत्या करवा दी और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज की जो या तो हत्या हुई है या इसने स्वयं ने विष खा लिया है। तो विष के प्रभाव से इसकी हत्या हुई है, या तो किसी ने दे दिया या इसने स्वयं ले लिया। अब जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई, जयमल जो है वो सोलंकियों से लड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। सोलंकियों से लड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। और राय सिंह एक बहुत ही निकम्मा शासक था। तो इसलिए फिर अपने अंतिम समय में रायमल ने सांगा को अपने पास बुलाया और राजगद्दी उसे सौंप दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक सांगा जो है वो मेवाड़ पर शासन करते हुए अपने को दिखाई देते हैं। अब हम राणा सांगा के बारे में देख लेते हैं। महाराणा संग्राम सिंह।
या राणा सांगा, 1509 से 1528 ईस्वी। जैसे ही सांगा राजा बना, उस समय मेवाड़ की स्थिति वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। यदि हम इस तरह से देखें, या हम मेवाड़ मानते हैं, तो हम देखें कि इधर राज्य था मालवा, नीचे गुजरात, और यहां दिल्ली। तो इस प्रकार राणा सांगा इन तीनों तरफ से आक्रांताओं से घिरा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें मालवा और राणा सांगा के संबंध। मालवा में एक सरदार था मेदिनी राय। मेदिनी राय, चूंकि मेदिनी राय एक राजपूत व्यक्ति था और ये मालवा के यहाँ सामंत था, तो महमूद खिलजी ने इसको यहां से निर्वासित कर दिया। मेदिनी राय को यहां से निर्वासित कर दिया मालवा से। यह सांगा की शरण में आया, तो सांगा ने इसे गागरोन राज्य में शरण दी। गागरोन में शरण दी। ठीक है, तो इसको लेकर मेदिनी राय, ये महमूद खिलजी नाराज हो गया। अतः सांगा और मालवा के बीच में 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध हुआ। गागरोन का युद्ध हो गया। इसमें महमूद खिलजी को मुखी खानी पड़ी। अब हम गुजरात को देखें, तो गुजरात जो है उस समय मुजफ्फर शाह के शासन के अंतर्गत था। मुजफ्फर शाह ये गुजरात का शासक था, और गुजरात और राणा सांगा के जो संबंध बिगड़े, वो बिगड़े हैं ईडर की वजह से। ठीक है, तो ईडर एक ठिकाना है, और उस ठिकाने के मेवाड़ के और इनके पुराने संबंध रहे हैं। ईडर में ही ऐसा माना जाता है कि राय सिंह का ससुराल था। सॉरी, ये जो इसके पहले हमने देखा कि रायमल जो सांगा के पिता थे, उसका ससुराल ईडर में था। और ऐसा माना जाता है कि जब राणा कुंभा की मृत्यु हुई, तो उस समय रायमल ईडर में अपने ससुराल ही था, और वहां से वो मेवाड़ आया था। तो ईडर के जो राज्य को, यहां दो व्यक्ति थे, रायमल और भारमल। रायमल और भारमल। रायमल जो है वो मेवाड़ का सहयोगी था, और इसी को राजा बनाने के लिए सांगा हमेशा तैयार था। लेकिन गुजरात के मुजफ्फर शाह ने आक्रमण करके भारमल को यहाँ का राजा बना दिया। इसलिए जब सांगा को यह पता चला, तो सांगा एक सेना लेकर यहां आया, और गुजरात और मेवाड़ के बीच युद्ध हुआ 1520 में। और इस 1520 के युद्ध में मुजफ्फर शाह की पराजय हुई। अब हम दिल्ली से इसके संबंध देख लेते हैं। सांगा के समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। हम ये जानते हैं कि सांगा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और इसकी सीमाएं धौलपुर सवाई माधोपुर तक पहुंच गई थी, और इसकी सीमाएं दिल्ली से लग गई थी। तो दिल्ली का जो है वो चिंतित होना स्वाभाविक था। तो इसलिए इब्राहिम लोदी के साथ सांगा के दो युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ 1517 ईस्वी में, खातोली का युद्ध। तो पहला युद्ध कोटा में हुआ, खातोली का, 1517 ईस्वी में। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। ठीक है,
दूसरा युद्ध 1518 में, अगले ही साल वापस, पाड़ी का युद्ध। यह है धौलपुर में, और इसमें भी सम्राट को, ये जो इब्राहिम लोदी है, इसको मुंह की खानी पड़ी। नेक्स्ट हम देखें बाबर को। बाबर बाबर 1526 में यहां आ गया था। अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध, इसमें लोदियों की सल्तनत खत्म हो गई और बाबर भारत का सम्राट बन गया। लेकिन बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि पानीपत के युद्ध से पहले राणा सांगा ने उसके पास एक व्यक्ति को भेजा था, यानी संदेशवाहक को भेजा था, और कहा था कि बाबर उस पे पंजाब की तरफ से आक्रमण जब करेगा तो सांगा दक्षिण से उसकी तरफ आक्रमण करेगा इब्राहिम लोदी पर, और जीत के बाद आधा आधा राज्य उसका बांट लेंगे। लेकिन राजस्थान के जो स्रोत है उसमें ऐसा कोई उल्लेख अपने को यहाँ मिलता नहीं है। तो इस प्रकार बाबर ने तो राणा सांगा पे वचन भंग करने का आरोप लगाया। लेकिन यहाँ एक पुरोहितों की डायरी होती है, पुरोहितों की डायरी, जिसमें सारे दैनिक कार्य है वो लिखे जाते हैं। उसमें यह जरूर संकेत है कि बाबर ने किसी संदेशवाहक को राणा सांगा के पास जरूर भेजा था। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति 2 बार अकेले ही इब्राहिम लोदी को हरा चुका हो, उसको बाहर के बाबर की आवश्यकता की कतई जरूरत नहीं थी, जबकि बाबर को जरूर राणा सांगा की आवश्यकता थी, क्योंकि बाबर पहली बार इस क्षेत्र में आ रहा था। और दूसरा, इब्राहिम लोदी के आक्रमण के साथ साथ राणा सांगा ने मालवा और गुजरात के शासकों को भी भरा दिया था। तो इस प्रकार इब्राहिम लोदी को हराने में बाबर की आवश्यकता तो कतई नहीं रही। हो सकता है राणा सांगा ने यह भी सोचा हो कि अब तक जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए थे वो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लूट के वापस चले गए, तो वेट एंड वॉच की नीति अपनाई हो कि देख लेते हैं कि बाबर का क्या इंपैक्ट रहता है। लेकिन कुल मिला के ये था कि बाबर को भी पता था कि यदि भारत में स्थायी रूप से बसना है, अपना साम्राज्य जमाना है, तो राणा सांगा से निश्चित रूप से कभी न कभी युद्ध करना ही पड़ेगा। और इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि सबसे पहले बाबर ने राजस्थान की तरफ कूच किया। ठीक है, और सांगा ने भी सैनिक टोली के साथ कूच किया बाबर की ओर। तो सांगा और बाबर की जो पहली मुठभेड़ हुई, वो हुई थी बयाना का युद्ध में। बयाना का युद्ध, बयाना के युद्ध की क्या घटना है? एक्चुअली ऐसा हुआ कि सांगा जब बाबर की तरफ बढ़ रहा था तो बाबर ने एक टुकड़ी बयाना की तरफ भेजी ताकि यह देख सके कि सांगा की सेना का मूवमेंट क्या हो रहा है। और संयोग से यह टुकड़ी सांगा के सामने आ पड़ी और 16 फरवरी 1527 को बयाना में राजपूत सेना ने इतना भीषण आक्रमण किया कि मुश्किल से कुछ लोग अपनी जान बचा के भाग पाए। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि जब ये लोग बाबर से मिले तो इन्होंने राजपूतों की वीरता की इतनी ज्यादा प्रशंसा कर ली कि सारी सेना में खौफ बैठ गया। तो बाबर की सेना भयभीत हो गई राजपूतों से। लेकिन बाबर भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। बाबर ने जबरदस्त भाषण दिया, दारू के प्याले तोड़ दिए। ठीक है, और जो है मुसलमानों पे तमगा कर लगता था, इसने कहा कि मैं वो भी हटा दूंगा और हम सब स्वर्ग जाएंगे, जिएंगे तो यहां, मरेंगे तो यहां। इस प्रकार एक उत्साही भाषण तैयार किया और खानवा में अपनी मोर्चाबंदी शुरू कर दी। यहां एक सांगा ने सबसे बड़ी गलती की कि बयाना से खानवा आते हुए उसने एक लंबा रास्ता अख्तियार किया जिसमें लगभग लग गया 1 माह। तो उस 1 महीने में बाबर को अपनी मोर्चाबंदी करने का समय मिल गया। और इस प्रकार जब सुबह 9:30 बजे ये युद्ध शुरू हुआ
तो इतिहास गवाह है कि बाबर को विजय मिली। लेकिन ये युद्ध इतना आसान भी नहीं था। बाबर ने एक पद्धति का इस्तेमाल किया, उसे कहते हैं तुलुगुमा पद्धति। तुलुगुमा पद्धति, इस पद्धति में क्या होता है कि सबसे आगे घुड़सवार होते हैं, ठीक है, उसके बाद होती है इसकी तोपें, और फिर होती है पैदल सेना की टुकड़ियां, और 2 रिजर्व टुकड़ियां यहां होती है। अपने तो सामने वाले सीधे सीधे से इस तरह से सेना होती है, और यहां बीच में होता है राजा। अब जब ये दोनों तरफ से बढ़ते हैं तो ये जो टुकड़ियां हैं ये घूमकर पीछे आ जाती है, और इस प्रकार चारों तरफ से घेर के अगली सेना की जो पीछे की तरफ भागने का रास्ता भी बंद कर देती है, और आगे और पीछे, आगे से ये और पीछे से ये, दोनों तरफ से आक्रमण होता है। और ये जो है तुलुगुमा पद्धति, ये बाबर ने सीखी थी उज्बेकों से। उज्बेकों से प्लस इसके पास था तोपखाना और बंदूकें। कुछ साल पहले एक पत्रिका या भास्कर में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये खानवा में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वह आज भी जो छर्रे और उनके निशान बने हुए हैं। तो अब राजपूतों के पास तो केवल तलवारें और भाले थे, परंपरागत हथियार, और इनके पास बंदूकें और तोपें थी, तो मुकाबला कब तक होता। लेकिन फिर भी ऐसा शुरू के 1 घंटे में राजपूत सेना भारी पड़ी, बाबर जो है पीछे हटने को मजबूर हो गया। लेकिन फिर एक संयोग से 2 घटनाएं ऐसी हुई। पहली घटना तो ये हुई कि सलहदी पवार नाम का एक सेना नायक था। ये अपनी सेना के साथ, अपनी टुकड़ी के साथ एक तो बाबर की तरफ मिल गया, सलहदी पवार, प्लस एक तीर अचानक से सांगा की आंख में लग गया, और सांगा को मैदान से हटाना पड़ा। और जैसे ही ये सूचना बाबर के सैनिकों को लगी, बाबर के सैनिकों में जोश आ गया और सारे राजपूत भाग निकले, और इस प्रकार बाबर को विजय मिली। बाबर ने मरे हुए राजपूतों के सिरों से एक मीनार बनाई, और खुद ने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, सांगा बेहोश हो गए, उनको मैदान से हटा लिया गया। अब उनको वापस जब होश आया तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक बाबर को हरा नहीं देता मैं मेवाड़ नहीं लौटूंगा। सामंत और सेना नायक भयभीत हो गए, और ऐसा मानते हैं कि सांगा को विष दे दिया गया, जिससे उनकी बसवा या दोसा यहां मृत्यु हो गई, और फिर मांडलगढ़ में उनकी समाधि स्थित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांगा है वो अंतिम हिंदू राजा थे, अंतिम हिंदू राजा। इसके बाद ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया जिसमें सारे राजस्थान के राजा एक साथ इकट्ठे हो सके, और इसीलिए कर्नल टोड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा, एक सैनिक भग्नावशेष। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। कर्नल टोड क्या कहता है, सांगा को एक सैनिक भग्नावशेष। ठीक है, और बाबर कहता है कि सांगा का जो राज्य है वो लगभग 10 करोड़ आमदनी का राज्य था, यानी सालाना 10 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। और ऐसी परंपरा पहले कभी भी नहीं रही कि एक किसी राजपूत राजा के कहने पे पूरे
राजस्थान के राजाओं ने उस युद्ध में शामिल होना स्वीकार किया हो। हम देखते हैं कि चंदेरी का मेदिनी राय, आमेर का पृथ्वीराज, आमेर का पृथ्वीराज, जोधपुर का मालदेव, ठीक है, काठियावाड़ का जाला अज्जा, बीकानेर का कुंवर कल्याणमल, बीकानेर से कल्याणमल, बागड़ से उदय सिंह, देवलिया का बाघ सिंह, ठीक है। इसके अलावा अखयराज देवड़ा, अखयराज देवड़ा सिरोही से, और अपने यहां से ऊपरमाल से यानी बिजोलिया से अशोक परमार। ये भी सम्मिलित हुए। ये किस परंपरा में सम्मिलित हुए? ऐसा माना जाता है कि एक पाती पर्वण परंपरा, जिसके तहत युद्ध के लिए सारे लोगों को न्योता भेजा जाता था। इस प्रकार सांगा ने अपने नेतृत्व में पूरे राजस्थान को एक कर दिया था। ऐसा न राजपूताना इतिहास में पहले कभी हुआ, और न आगे कभी सांगा के बाद हुआ, न सांगा से पहले हुआ। अगर ये परंपरा शुरू में रही होती, पृथ्वीराज चौहान के काल में अगर रही होती, तो संभवतः सल्तनत काल में जो तुर्क कोरिया आए थे, उनको यहाँ कभी आने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, इस प्रकार सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये एक निकम्मा आदमी था, विलासी आदमी था, इसको कोई लेना देना नहीं था। इसकी मां थी कर्मावती। कर्मावती सरदार और सामंत भी इसको ज्यादा पसंद करते नहीं थे, विक्रमादित्य को। ठीक है, इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और यहां का सेकंड साका हुआ था। उस समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी वगैरह भी भेजी थी, लेकिन हुमायूं आया नहीं। कहते हैं कि उसके सरदारों ने कहा था कि बहादुर शाह तो अपनी कौम का व्यक्ति है, और हम अपनी कौम के का साथ नहीं देके गैर कौम के व्यक्तियों के साथ क्यों दे। तो इस प्रकार हुमायूं जो राजपूतों से संबंध स्थापित कर सकता था, उसमें वो चूक गया, और फलतः उसको भी भाग के बाहर जाना पड़ा। तो बहादुर शाह ने आक्रमण किया, और राजस्थान का ये मेवाड़ का दूसरा साका हुआ। इस साके में कर्मावती और रानियों ने जोहर कर लिया, और केसरिया जो हुआ वो हुआ बाघ सिंह के नेतृत्व में। बाघ सिंह के नेतृत्व, ठीक, बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। ये देवलिया के हैं, ये अपन ने पहले पढ़ा था। देवलिया यानी प्रतापगढ़ के, प्रतापगढ़ के शासक थे, और उनके नेतृत्व में चित्तौड़ को बचाने का प्रयास हुआ। 1536 ईस्वी में काशीपुत्र बनवीर ने, हम देख चुके हैं, कि विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और उसी समय पन्ना धाय ने उदय सिंह को वहां से बाहर निकाल दिया, और इसको भेज दिया कुंभलगढ़। ठीक है, और इसको कुंभलगढ़
भेज दिया। साल भर बाद ही अब देख लेते हैं महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह विक्रमादित्य की हत्या 1536 में हुई थी और इसका कार्यकाल हम देखते हैं 1537 से 1572 के बीच। तो एक साल बाद ही महाराणा उदय सिंह ने वापस विक्रमादित्य को हराकर वहां चित्तौड़ का शासन अपने अधिकार में कर लिया। इसको सहयोग किसका मिला? एक मालदेव का, जोधपुर के राजा मालदेव का सहयोग मिला। प्लस इसने पाली के अखेराज सोनगुरा की पुत्री से विवाह किया। अखेराज सोनगरा की पुत्री से विवाह कर लिया और खेरवा ठाकुर की पुत्री से भी विवाह कर लिया। ठीक है, तो इन तीन चारों की सम्मिलित सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उदय सिंह को यहां से मार भगाया। उदय सिंह की उसके बाद मृत्यु हो गई। जब महाराणा उदय सिंह राजा बने तो कुछ ही समय बाद 1543 ईस्वी में शेरशाह मालदेव को कुचलने के लिए जोधपुर जा रहा था। तो उस समय जब राजपूतों को यह लगा कि शेरशाह हो सकता है कि मेवाड़ पर भी आक्रमण कर दे, तो उदय सिंह ने किले की जो चाबियां हैं, चित्तौड़ के किले की चाबियां, वो प्रतीकात्मक रूप से शेरशाह को भिजवा दी और उसने भी उसके बाद आक्रमण नहीं किया और अपने एक विश्वास पात्र ख्वास खां को उसने खवास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। ये 2 साल तक यहां रहा। जब 1545 के आसपास शेरशाह की मृत्यु हो गई तो खवास खां को भी यहाँ के जो राजपूत थे उन्होंने निकाल के भगा दिया। और उदय सिंह ने क्या किया? उदय सिंह ने 1557 ईस्वी में हाजी खां पठान को परास्त किया। हाजी खां पठान ये अजमेर का सूबेदार था, इसको हराया और 1559 में उदयपुर राज्य की स्थापना की, यानी उदयपुर शहर की इसने स्थापना की, उदयपुर नगर को बसाया। वहां बढ़िया उदय सागर झील और मोती मगरी के महल इनको इसने वहां निर्माण करवाया इनका। तो धीरे धीरे अब राजपूतों का केंद्र हम देखते हैं कि चित्तौड़ के बाद कहां बनता गया? उदयपुर बन गया था। ठीक है, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ कि 1562 ईस्वी के आसपास 1562 में इसने 2 लोगों को शरण दी। एक तो इसने शरण दी बाज बहादुर को, मालवा के शासक बाज बहादुर को, और एक मेड़ता के जयबल। इन दोनों को इसने शरण दी और ये किसको पसंद नहीं आया? अकबर को। और इस वजह से अकबर ने क्या किया? 1567 में चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, लेकिन तब तक क्या हुआ? उदय सिंह चित्तौड़ छोड़कर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए, और यहां भी हुसैन कुली खां को उसे ढूंढने भेजा पर उसे ढूंढ नहीं पाया। अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा
कि उदय सिंह को ढूंढे, लेकिन वो गिरवा की पहाड़ियों में उसे ढूंढ नहीं पाया। और 1567 में अकबर ने चित्तौड़ का घेरा डाल दिया। और ऐसा माना जाता है कि 14 फरवरी 1568 को जब जयमल दुर्ग की किलेबंदी को देख रहा था, तो उसी समय संग्राम नामक एक बंदूक थी, संग्राम, उससे अकबर ने गोली चलाई और उससे ये जयमल घायल हो गया। फिर उसके बाद राजपूतों के पास कोई चारा था नहीं, और 25 फरवरी को युद्ध शुरू हो गया। 25 फरवरी को तीसरा साका। फूल कवर के नेतृत्व में हुआ जौहर। लगभग 2000 महिलाओं ने फूल कवर कौन थी? ये फत्ता की पत्नी थी। जयमल और फत्ता, ये दो लोग हैं ना, फत्ता की पत्नी थी फूल कवर, जिसने जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। और इस प्रकार ये चार हाथ वाले जो देवता है फत्ता, कल्ला राठौड़ और फत्ता, इन्होंने जौहर कर लिया था। कल्ला राठौड़ और फत्ता, कल्ला जी हम देखते हैं ना, कल्ला जी बाबू जी, इन्होंने कल्ला जी को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया, इसलिए कल्ला राठौड़ को चार हाथ वाले देवताओं के रूप में भी जानते हैं। तो फूल कवर के नेतृत्व में हम देखते हैं कि लगभग 2000 रानियों ने युद्ध कर लिया, और उधर जयमल, पत्ता, कल्ला राठौड़, इनके नेतृत्व में राजपूतों ने युद्ध लड़ा और इनके सबकी मृत्यु हो गई। और जयमल और फत्ता से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि इनकी गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले पर बनवाई इसने, जिसको बाद में औरंगजेब ने तोड़ दिया था। ऐसी की मूर्तियां जो है वो सेम युग की मूर्तियां जूनागढ़ में भी बनी हुई थी। ठीक। और फिर इसके बाद 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह की मृत्यु। अब उदय सिंह के बाद शासक बने महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इनका शासनकाल रहा 1572 से 1597 ईस्वी। एक जगमाल की और कहानी है। इसमें यूं हुआ था कि उदय सिंह ये चाहते थे कि जगमाल उनके बाद राजा बने। वो अपनी रानी के प्रभाव में जगमाल को उन्होंने राजा बना दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब राजा की मृत्यु संस्कार होता है तो उसमें नया महाराणा नहीं जाता। लेकिन जब महाराणा प्रताप को उस मृत्यु संस्कार में सामंतों ने देखा, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैसे हुक्म। तो उनको जब पता चला कि पिताजी जो है वो, जब महाराणा प्रताप ने कहा कि पिताजी जगमाल को राजा बना के, तो सामंतों ने उसका विरोध किया और जगमाल को हटाकर सामंतों ने, सरदारों ने महाराणा प्रताप का हाथ पकड़कर उनको गद्दी पे बिठा दिया। जगमाल उससे नाराज होकर अकबर के यहाँ चला गया और राणा प्रताप ने अपना जो है शक्ति का केंद्र बनाया कुंभलगढ़ को, क्योंकि उस समय उदयपुर और चित्तौड़ दोनों ही मेवाड़ के हाथों से निकल गए थे। तो कुंभलगढ़ नया केंद्र बना और झगड़ा शुरू हो गया। अब इस दरमियान अकबर भी समझौते के मूड में आ गया और उसने 1572 से लेके 1576 तक
4 शिष्टमंडल भेजे। पहला शिष्टमंडल उसने भेजा जलाल खां के नेतृत्व में, दूसरा भेजा मान सिंह के नेतृत्व में, तीसरा भेजा भगवान दास के नेतृत्व में, और चौथा भेजा टोडरमल के नेतृत्व में। ये चारों शिष्टमंडल आए, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसमें कोई ज्यादा रुचि दिखाई नहीं। तो फलतः क्या हुआ, 1576 में 18 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें मान सिंह ने नेतृत्व किया। मान सिंह मांडलगढ़ आ गया और मांडलगढ़ रह के उसने अपनी तैयारियां पूरी की और उसके बाद मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब मामला यह था कि इनकी सेना में मान सिंह के पास से लगभग 40,000 सैनिक और महाराणा प्रताप के पास से लगभग 10,000 सैनिक। तो यह तय किया गया कि युद्ध कहां लड़ा जाए। तो यह समझ में आया कि हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा जाए। हल्दी घाटी एक सकड़ा सा भाग है, ठीक है, यहां की और यहां की चौड़ाई कम है। तो सपोज करें कि यहां से भी 500 व्यक्ति और यहां से भी 500 व्यक्ति आए, तो दोनों 500-500 व्यक्ति जब भिड़ेंगे तो बाकी सेना का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए टोड, वो इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहते हैं, टोड कहते हैं। थर्मोपल्ली यूनान में एक जगह है जहां का राजा था लियोनिडास, और उस पे फारस के राजा जरक्सिस ने हमला किया। जरक्सिस उसने हमला किया। तो इसी थर्मोपल्ली में उन्होंने फारस के आक्रमणकारियों का, लियोनिडास और उसके 300 लोग, उन्होंने उसका सामना किया और उसको रोके रखा जब तक कि स्पार्टा और जो एथेंस है वो एक नहीं हुई, ठीक है, और अपनी कुर्बानी दी। तो इसीलिए कर्नल टोड हल्दी घाटी को भी मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहता है, ठीक है। अब जब 18 जून 1576 को युद्ध शुरू हुआ तो मुगल सेना का जो नेतृत्व है वो मान सिंह कर रहा था, लेकिन मुगल सेना के हरावल में कौन था, जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा, कछवाहा। प्रताप की सेना के हरावल में कौन था, हकीम का सूर, हकीम खां सूर। दोनों पक्षों में घनघोर लड़ाई हुई और बाकी की कहानी हम सबको पता ही है कि चेतक की टांग में मान सिंह के हाथी के सूंड में जो तलवार लगी थी वो लग गई, इससे चेतक घायल हो गया और राणा प्रताप बाहर चले गए। और उसके बाद हमको पता है कि जाला बीदा ने उस प्रतीक को धारण किया, जाला बीदा उसके बाद मारे गए और इस प्रकार लगभग इस युद्ध को मान सिंह ने जीत लिया। लेकिन मान सिंह का जो मुख्य काम था कि राणा प्रताप को या तो बंदी बनाना या मारना, उसमें दोनों में वो असफल हो गया। और उस सेना की, मुगल सेना की भीलों ने जो हालत की है, उनके रसद की जो लाइन थी उसको काट दिया। रात होते ही उनकर पत्थरों की बारिश होने लगती थी, तो बड़ी मुश्किल से ये लोग जान बचा के भागे। तो इस वजह से कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि राणा प्रताप की इसमें विजय हो गई थी, ठीक है ना। और यहां एक व्यक्ति इनके साथ था, उसका नाम था बदायूनी, जो मुगल सेना के साथ ही था, बदायूनी। इस युद्ध का जिक्र इसने अपनी किताब में किया है, मुंतखब उल तवारीख की पुस्तक का नाम है मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख, ठीक है। इसमें इस घटना का यह जिक्र करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो 1576 से लेकर
1585 तक शाहबाज खां ने 3 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 3 बार आक्रमण किया राणा प्रताप को, लेकिन उनके कोई ज्यादा विशेष हानि मेवाड़ को वो पहुंचा नहीं पाया था। इस युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को भी जीत लिया गया। ठीक है, तो राणा प्रताप ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी चावड़ में। राजधानी कहां बन गई? नई राजधानी चावड़ में। चावड़ नई राजधानी बनी और लगभग वहीं से इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। और ऐसा मानते हैं कि लगभग 1585 के बाद 1585 के बाद अकबर चला गया लाहौर और उसका ध्यान मेवाड़ से खत्म हो गया। और 1597 में राणा प्रताप का शरीर लगभग जर्जर हो गया था, वो उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। और 1597 में किसी प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे किसी धनुष पर, और वो टूटने की वजह से, धनुष टूटने की वजह से वो घायल हो गए। और 19 जनवरी के दिन उनका देहावसान हो गया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया चावंड के पास बांडोली में। बांडोली में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ठीक है, एक युद्ध जिसका और नाम लेते हैं हम, दिवेर का युद्ध। इस युद्ध को कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन, ये युद्ध मेवाड़ के मैराथन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो नाम थर्मोपल्ली हो, चाहे क्या कहते हैं मैराथन हो, ये सारे नाम जो दिए हैं वो दिए हैं कर्नल जेम्स टोड ने। क्योंकि वो राजपूत, वो यूरोपीय इतिहास से संबंधित है, तो यूरोपीय इतिहास उसका पढ़ा हुआ था, इसीलिए ये नाम वो दे देता था। और ये जो दिवेर का युद्ध है ये हुआ था 1582 में। और इस युद्ध में अमर सिंह ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए सुल्तान खां को मार दिया था। सुल्तान खां जो मुगल सेनापति था उसको मार दिया गया। मैराथन का मतलब है लंबी रेस। तो 1582 से लेके 1585 तक मेवाड़ इस प्रकार के युद्धों की एक लंबी रेस में शामिल हो गया और अंततः उसको विजय मिली, शांति मिली। और चावंड में जो अंतिम वर्ष है 1585 के बाद से, वो आराम से शांति से निकले महाराणा प्रताप के, और वहीं जो है उनकी मृत्यु। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमर सिंह को। महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह का जो कार्यकाल है वो 1597 से 1620 ईस्वी तक का कार्यकाल है। दिवेर के युद्ध में अद्भुत वीरता बता दी इन्होंने। ठीक है, 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, लेकिन इसके बाद मेवाड़ की मुसीबतें खत्म नहीं हुई, बढ़ गई। क्योंकि उसके बाद जहांगीर ने ये मोर्चा संभाला मेवाड़ को जीतने का, और जहांगीर शिफ्ट होकर कहां आ गया? अजमेर। और अजमेर से लगातार सैनिक टुकड़ियां मेवाड़ में भेजने लगा, और जो मेवाड़ में आक्रमण करते, लूटपाट करते। और 1605 के आसपास अमर सिंह ने आसिफ खां, परवेज खान, जफर बेग
इनके नेतृत्व में टुकड़ियां भेजी मेवाड़ में। इन्होंने मेवाड़ को उजाड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। इसके बाद 1608 ईस्वी में महावत खान ये मेवाड़ पर आक्रमण करने आया। फिर उसके बाद 1609 में अब्दुल्ला खां आया। ठीक है। लगातार इन आक्रमणों से दुखी होकर आखिरकार मेवाड़ी सरदारों ने भी यह तय किया कि अब हमें संधि कर लेनी चाहिए। तो 1615 में मुगल मेवाड़ की संधि हुई। सोलह सौ पंद्रह में मुगल और मेवाड़ संधि हुई। मुगल मेवाड़ संधि हुई। ठीक। इसके तहत इसकी शर्तें हमें जानते हैं कि मेवाड़ के महाराणा को स्वयं दरबार में उपस्थित होने से मुक्त कर दिया गया। महाराणा दरबार में उपस्थित नहीं होगा। दरबार में नहीं आएगा। कौन आएगा? कुंवर आएगा 1000 घुड़सवार लेकर। ठीक है। चित्तौड़ वापस दे दिया गया, लेकिन यह कहा था कि इसकी मरम्मत नहीं कराएंगे। ठीक है। विवाह शादी के रिश्ते के लिए मेवाड़ को बाध्य नहीं किया गया। ये जो गौरवजनक शर्तें हम देखते हैं, तो ये महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष किया उसकी बदौलत देखते हैं कि मेवाड़ को इस संधि में इतना सम्मान दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? ये संधि तो हो गई, लेकिन अमर सिंह का इसके बाद मन नहीं लगा। उनको ये लगने लगा कि आखिरकार महाराणा प्रताप की विरासत को वो नहीं संभाल पाए, जबकि उसकी कोई गलती नहीं हमें भी दिखती है यहाँ कि लगातार इन आक्रमणों से प्रजा भी परेशान हो जाती है और समझौते करने ही पड़ते हैं। एक छोटा सा मेवाड़ राज्य इतने बड़े मुगल साम्राज्य के सामने कहाँ टिक सकता था। लेकिन फिर जो भी हो, तो अमर सिंह की रुचि खत्म हो गई और उन्होंने संन्यास सा ले लिया, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 1620 में। 1600 1620 में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखें आगे। और अमर सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा बने कर्ण सिंह। कर्ण सिंह, इनका कार्यकाल 1620 से 1628 तक का रहा। ठीक है। ये मुगल दरबार में भी रहे थे, इसलिए उनसे परिचित भी रहे। और इन्होंने क्या किया, मुगल कार्यकाल पर ही, मतलब मुगल तौर तरीकों पर ही अपने भी परगनों का विभाजन किया। परगनों का विभाजन किया। मुगल व्यवस्था के तरीके से। ठीक है, ताकि क्या हो सके, राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। इन्होंने नए अधिकारी नियुक्त किए, जैसे पटेल हुआ या पटवारी हुआ या चौधरी हुआ। कर्ण सिंह ने जल महलों का निर्माण शुरू किया। जल महलों का निर्माण शुरू किया, और इसने शाहजहां को भी शरण दी थी। शाहजहां को शरण दी थी। इसके अतिरिक्त कर्ण सिंह ने कर्णविलास, दिलखुश महल, दिलखुश महल, बड़ा दरी खाना,
इनकी स्थापना करवाई। और मुगलों से ठीक ठीक इन्होंने संबंध रखे, इन्होंने ज्यादा कोई झगड़ा वगैरह उनसे किया नहीं। और इस प्रकार अपना जो 8 साल का छोटा सा कार्यकाल था वो हंसी खुशी इन्होंने निकाल दिया। अब इनकी मृत्यु के बाद जो राजा बने, महाराणा बने, वो थे महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह। जगत सिंह ये 1628 से लेकर 1652 तक रहे, महाराणा जगत सिंह। इन्होंने एक तो पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण करवाया, जग निवास। पिछोला झील में जग निवास का निर्माण करवाया पिछोला में, ठीक है। और जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, जगदीश मंदिर। और उस जगदीश मंदिर में एक प्रशस्ति लगवाई, जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इसको जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर भी कहते हैं। तो ये एक प्रशस्ति भी इन्होंने उत्कीर्ण करवाई। इस प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो थे कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट। और ये जो मंदिर है इसके वास्तुकार थे भाणा और मुकुंद। और ये नागर शैली के, नागर शैली की उपशैली है पंचायतन शैली। उस शैली में बना हुआ मंदिर। इनके बाद महाराणा बने महाराणा राय सिंह। महाराणा राय सिंह ये 1652 से लेकर 1680 तक के काल में रहे। इनको मुगलों की तरफ से 5000 जात और 5000 सवार, ये इनको मनसब प्राप्त था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम इन्होंने किया चित्तौड़ की मरम्मत करवाई। ये खुरापाती आदमी थे, चित्तौड़ की मरम्मत कराई। उसके बाद औरंगजेब नाराज हो गया और उसने भेजा सादुल्ला खां को। और जो मरम्मत इन्होंने करवाई थी, कंगूरे वंगूरे, वो वापस इन्होंने उसने गिरा दी। इन्होंने टीका दौड़ की। और जो आसपास के राजा महाराजा थे, जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उनसे इन्होंने धन वसूल किया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, राजकुमारी चारुमती से, राजकुमारी चारुमती, ये कहां की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की। इससे इन्होंने शादी कर ली। तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी कर ली। और औरंगजेब से इनका बहुत विवाद हुआ इस वजह से। और इसी राजकुमारी से शादी करते हुए एक कहानी और आती है, रतन सिंह और आड़ी रानी सहल कंवर की।
ठीक है। ये रतन सिंह जी चुंडावत जो थे, ये काके थे सलूम्बर के। सलूम्बर के सलूम्बर हमेशा हारावल के दस्ते में रहता था। तो यह तय हुआ कि जब राणा किशनगढ़ जाएंगे, उसके दरमियान यदि कोई मुगल आक्रमण का होता है तो उसको रतन सिंह संभालेंगे। रतन सिंह की नई नई शादी हुई थी, तो इन्होंने युद्ध पे जाने से पहले अपनी रानी से कोई निशानी मांगी। हाड़ी रानी ने सोचा कि इनसे इनका ध्यान भंग हो जाएगा, तो उन्होंने अपना शीश काट कर इनको भिजवा दिया। तो इसी पे मेघराज मुकुल ने सेनानी एक कविता लिखी है, जो हम सभी को ध्यान में। ठीक है। राज सिंह जी ने एक उपाधि धारण की, विजय कटकातु। विजय कटकातु विजय कटकातु की उन्होंने उपाधि धारण। अकाल प्रबंधन के लिए इन्होंने गोमती नदी पर झील बनवाई। गोमती नदी पर झील बनवाई, राजसमंद झील। राजसमंद झील। और यहां जो है वो राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति 25 काले शिलालेखों पर, संगमरमर के शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में ये शिलालेख उत्कीर्ण है। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख भी अपने को यहीं से मिलता है। ठीक है। इनके समय में एक चीज और हुई कि जब औरंगजेब ने धार्मिक स्वतंत्रता को तिलांजलि दे दी और मुस्लिम शासन वो थोपना चाह रहा था, तो उसने मंदिरों को ढहाने की आज्ञा दे दी, मंदिर नष्ट करने की आज्ञा दे दी। तो आसपास यूपी में जो भी मंदिर थे, यानी मथुरा, वृंदावन, और वहां से जो मंदिर के सेवक थे, वो मूर्तियां ले लेकर अलग अलग राज्यों में प्रस्थान किया। तो उसमें से ज्यादातर जो थे वो राजस्थान में आ गए। और उसी दरम्यान जो दाऊजी महाराज थे, वो मथुरा से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर 1670 के आसपास यहां आ गए, नाथद द्वारा। और यही इन्होंने विग्रह को स्थापित करवाया। तो श्रीनाथ जी का मंदिर हम जानते हैं कि नाथद द्वारा में है, और द्वारकाधीश जी का काकरोली में। द्वारकाधीश का काकरोली में। ठीक है। इन्होंने अंबिका माता का भी मंदिर का निर्माण करवाया। अंबिका माता मंदिर उदयपुर में। निर्माण करवाया। ठीक है। तो इस प्रकार राज सिंह जी तक का कार्यकाल हमने इस भाग में देख लिया। आगे एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे, उसमें अगले जो शासक है मेवाड़ के, उनको देख लेते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए